Hello everyone, welcome in today's class। आज हमारा CAPF इकोनॉमिक्स के PYQs को कवर करने का आज इस सीरीज का लास्ट सेशन है। आगे की सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन आज की सीरीज में उससे पहले हम कवर करेंगे 2024 एंड 2025 के PYQs को, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चंस इसमें पुट ऑन किए गए हैं, चाहे वो स्टैटिक से हो या करंट अफेयर से, उनको हम आज के सेशन में कवर करेंगे। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 40 CAPF 2024 के एग्जाम से ये क्वेश्चन है, ठीक है। Which one among the following statement about the Singareni Collieries Company Limited is correct? ठीक है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड की रिगार्डिंग एकदम करेक्ट है? ठीक, पहली स्टेटमेंट कहती है कि ये लोकेटेड है कोथागुडम इन तेलंगाना। दिस इज द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट कोल माइनिंग कंपनी इन इंडिया इन प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अच्छा, इस वाली स्टेटमेंट में जो इसको एलिमिनेट करती है वो है इसका आखिरी पॉइंट, जिसमें ये कहता है कि ये पहली माइनिंग कंपनी, ओल्डेस्ट माइनिंग कंपनी है इंडिया की जो कि एक प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की कंपनी है, ठीक है, और इसे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक जॉइंट वेंचर है, ठीक है। तो इस पर, इस कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉइंट कंट्रोल है। सो ये एक कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है या कोई प्राइवेट सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग नहीं करती है, इसीलिए पहला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। देन ये क्या कहता है, इट हैज नाउ diversified into thermal and solar power generation, explosive manufacturing for blasting in open cast mines and consultancy works। अब ये कंपनी एक्सपेंड कर रही है खुद को सोलर एंड थर्मल पावर जनरेशन की फील्ड में, एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग जो यूज होते हैं ओपन कास्ट माइनिंग की ब्लास्टिंग के लिए और कंसल्टेंसी वर्क्स के लिए, ठीक है, ये उस फील्ड में अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इनिशियली ये जो कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी का इनिशियली दिस कंपनी वाज क्रिएटेड फॉर कोल माइनिंग ओनली, ठीक है। तो इस कंपनी का जो इनिशियल पर्पस था वो क्या था, कोल माइनिंग। लेकिन अब ये कंपनी खुद को एक्सपेंड कर रही है थर्मल, सोलर पावर जनरेशन, एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो ओपन कास्ट माइनिंग की ब्लास्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ठीक है। सी अगर हम देखें कि इट हैज बीन कन्फर्ड विद नवरत्ना स्टेटस इन 2011, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। ये कंपनी जो है इसको नवरत्ना नहीं बल्कि मिनी रत्ना का स्टेटस गिवन है, ठीक है। इसको मिनी रत्ना का स्टेटस गिवन है कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 1 में। सो ये नवरत्ना स्टेटस इसके पास नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। एंड फोर्थ ऑप्शन में ये कहता है इट इज द सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। सो दिस इज आल्सो एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। अगर हम देखें, ठीक, तो कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी में SCCL जो है ये अकेली कंपनी नहीं है जो कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो चाइना के अंदर कोल, पहले तो इंडिया के अंदर कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, और चाइना के एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स का ग्रुप, इन्वेस्टर्स का ग्रुप भी ग्लोबली या वर्ल्ड वाइड देखें तो कोल माइनिंग फील्ड की जो है बड़ी कंपनीज में काउंट की जाती है, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है which one of the following statements is are correct? The Moodyman committee recommended the separation of accounts from audit
एज ए नेसेसरी फाइनेंशियल रिफॉर्म। ठीक है, मुंडमिन कमेटी का ये कहना है कि अगर हम अकाउंट्स को ऑडिट से सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट या नेसेसरी फाइनेंशियल रिफॉर्म होगा। दूसरी स्टेटमेंट कहती है इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेट अप ऑन द लाइंस रिकमेंडेड बाय डॉक्टर पॉल एच एप्पलबाई। ठीक है, तो यहां पर क्या कहता है कि जो इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उन्हें वो सेटअप किया गया था रिकमेंडेशन पे डॉक्टर पॉल की। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन बी 2 ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। क्यों? ऑप्शन व्हाई नॉट ऑप्शन ए एंड व्हाई नॉट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट? अगर हम देखें तो मुंडमिन कमेटी जो थी ये फॉर्म की गई थी 1924 में। ठीक है, ये फॉर्म की गई थी 1924 में, और इस कंपनी का जो इस कमेटी का पर्पस था वो क्या था? सेपरेशन ऑफ अकाउंट्स। पर्पस क्या था इसका? सेपरेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, फ्रॉम ऑडिट, सेपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम ऑडिट। ठीक है, और ये जो रिकमेंडेशन है सेपरेशन ऑफ अकाउंट फ्रॉम ऑडिट, ये एक की रिकमेंडेशन थी किसकी? मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो किए गए थे 1919 में। ठीक है, 1919 में ये मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के अंदर ये रिकमेंडेशन दी गई थी। ठीक है, और इसके ऊपर एम्फसाइज किया था रेलवे फाइनेंस कमेटी ने 1921 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट स्टेट दैट द बजट इज सीन नॉट एज अ सिंपल बैलेंसिंग of tax receipts against expenditure but as a sophisticated process in which instrument of taxation and expenditure are used to influence the course of economy। ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट एंड इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी रिपोर्ट में बताया गया था, ठीक है, कि बजट केवल टैक्स एंड रिसीट को बैलेंस करने के लिए नहीं है, या ये एक प्रोसेस नहीं है, या इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है, बजट का बैलेंसिंग ऑफ टैक्स एंड रिसीट्स, बल्कि ये टैक्स एंड एक्सपेंडिचर को यूज किया जाता है किस चीज के लिए? इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये स्टेटमेंट कौन सी रिपोर्ट में पेश की गई थी? तो ये जो स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड अब एक बार ऑप्शंस देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट, नॉट करेक्ट। ठीक है, सेकंड हूवर कमीशन रिपोर्ट, नॉट करेक्ट। ठीक है, देन Heldon committee report, this is also incorrect answer. So the correct answer option would be option D. सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। Loden report on control of expenditure, Loden report of control of expenditure ये पब्लिश की गई थी 1961 में। Loden report on control of expenditure कब पब्लिश किया गया था? ये पब्लिश किया गया था 1961 में, और ये रिपोर्ट यूके बेस्ड रिपोर्ट है। ठीक है, यूके बेस्ड रिपोर्ट है ये। ठीक है, और ये रिपोर्ट किससे रिलेटेड है? ये रिपोर्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड रिपोर्ट है ये। ठीक है, अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 90। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम का, which of the following statement are correct about the composition of G20? ठीक है, G20 कंपोजिशन के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है वो, सॉरी दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी, तो हम इसे एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 110, अरेंज द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग सोर्सेज of the revenue of the central government in ascending manner। ठीक, ascending manner में हमें इन्हें सेट करना है, हमें इनको गवर्नमेंट के रेवेन्यू को, ठीक है, या उसके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू को। ठीक, आ जाते हैं। in terms of percentage contribution to the total revenues in the central government in 2023-24 में
जो सेंट्रल गवर्नमेंट की टोटल रेवेन्यू हुई है उसमें असेंडिंग मैनर में हमें सेट करना है कि कहां से कितना कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यूनियन एक्साइज ड्यूटी, कस्टम कॉर्पोरेशन टैक्स एंड जीएसटी। ठीक, दूसरा कस्टम यूनियन एक्साइज ड्यूटी कॉमा जीएसटी कॉमा कॉर्पोरेशन टैक्स, सी कस्टम कॉमा यूनियन एक्साइज ड्यूटी कॉमा कॉर्पोरेशन टैक्स एंड जीएसटी, एंड डी कस्टम्स कॉमा जीएसटी कॉमा यूनियन एक्साइज ड्यूटी कॉमा कॉर्पोरेशन टैक्स। सो इनमें से करेक्ट सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा होगा अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन इन द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू इन सेंट्रल बजट ऑफ 23-24? सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। 23-22 के बजट और 23-24 के बजट में सबसे ज्यादा, ठीक है, अगर हम बात करें और सॉरी सबसे कम कंट्रीब्यूशन कस्टम्स का था, देन एक्साइज ड्यूटी का, देन जीएसटी का, एंड द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन वाज मेड बाय कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स वाज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू इन 23-24। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। Which of the following statement with regard to the outcomes of talks between Prime Minister of India and the President of UAE held in February 24 is are correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? किस चीज के रिगार्डिंग? आउटकम्स के रिगार्डिंग। किन आउटकम्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर? जो टॉक हुई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और यूएई के प्रेसिडेंट के बीच में, कब? फरवरी 2024 में। ठीक है, अगर हम देखें ऑप्शंस में तो पहला, बोथ कंट्री साइन एन एग्रीमेंट ऑन इंटरलिंकिंग ऑफ डोमेस्टिक डेबिट कार्ड्स। ठीक है, दोनों कंट्रीज ने साइन किया इंटरलिंक करने को, किस चीज के रिगार्डिंग? कि हम अपने डोमेस्टिक डेबिट कार्ड्स को इंटरलिंक करेंगे। ठीक है, सेकंड, एन एमओयू वाज साइंड ऑन कोऑपरेशन इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग दोनों कंट्रीज ने एमओयू साइन किए थे। थर्ड ऑप्शन कहता है बोथ कंट्रीज एग्रीड दैट a bilateral investment treaty shall be signed in the next meeting at a ministerial level। ठीक है, दोनों कंट्रीज इस पॉइंट पर एग्री हुई है कि एक बायलेटरल ट्रिटी जो है वो साइन की जाएगी मिनिस्ट्रियल लेवल पर। ठीक है, अब ये इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग ट्रिटी होगी। तो ये तीन स्टेटमेंट हमें क्वेश्चंस में दी हुई है। अब इन तीन स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है एक बार देखते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन 1 and 2 ओनली। ठीक है, option 1 and option 2 would be the correct answer and the third option is incorrect। why it is incorrect? अगर हम बात करें इस मीटिंग में 2024 की मीटिंग में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। ठीक है, एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, ठीक है, जिसमें हम लोग जितने भी पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जितने भी पेमेंट प्लेटफॉर्म्स है, जैसे यूपीआई ऑफ इंडिया हो गया या एनी ऑफ, जैसे इंडिया के अंदर यूपीआई यूज होता है, यूपीआई कहाँ यूज होता है? इंडिया में। ऐसे ही यूएई में कौन सा यूज होता है? यूएई के अंदर यूज किया जाता है एनी। ठीक है, ये यूएई में यूज किया जाता है। ठीक है, और डोमेस्टिक क्रेडिट कार्ड को यूएई के क्रेडिट कार्ड से लिंक करने के लिए भी ये डील की गई थी। जैसे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, इंडिया में जो क्रेडिट कार्ड यूज होता है, तो इंडिया के अंदर जो क्रेडिट कार्ड यूज किया जाता है वो कौन सा है? रुपए। लेकिन यूएई के अंदर जो क्रेडिट कार्ड यूज किया जाता है, अच्छे से इन चीजों को रखिएगा, इसका नाम है जयवान। ठीक है, ये यूएई के अंदर यूज होने वाला क्रेडिट कार्ड है। तो इनको आपस में लिंक करने को लेकर के ये एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में साइन किया गया था। सेकंड ऑप्शन कहता है द एमओयू वाज साइंड ऑन कोऑपरेशन ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। दोनों कंट्रीज ने बायलैटरल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कोऑपरेट करने के लिए साइन किया है। ठीक है, थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which one of the following is not one of the pillar of India's foreign trade? इंडिया के फॉरेन ट्रेड का इनमें से, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की इनमें से कौन सा एक जो है इंपॉर्टेंट पिलर नहीं है? ठीक है, यहां पर अगेन ध्यान देने वाली बात है, नॉट
वन ऑफ द पिलर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 का इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट पिलर नहीं है? पहला ऑप्शन एनलार्जिंग एमएफएन, एमएफएन मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशंस, ठीक है। दूसरा एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशंस, ठीक है। तीसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक। एंड चौथा इमर्जिंग एरियाज स्ट्रीमलाइनिंग स्कॉमेट पॉलिसी, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें कौन कौन से 4 पिलर्स यूज किए गए हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में, देखिए हम इन सभी पॉइंट्स पे से बात करेंगे, लेकिन उनसे पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमें बात करनी है जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो यूज की गई थी 2023 में, इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं जी, ठीक है। पहला 4 पिलर्स है इंसेंटिव टू रेमिशन, इंसेंटिव टू रेमिशन, ये इसका पहला पॉइंट है, पहला पिलर है। दूसरा पिलर है इसका एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, ठीक है। तीसरा आपका जो पॉइंट है, ठीक है, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। एंड चौथा क्या है? इमर्जिंग एरियाज, इमर्जिंग एरियाज स्कॉमेट पॉलिसी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसे? स्कॉमेट पॉलिसी। ये 4 एरियाज हैं इसके, ठीक, जिन 4 एरियाज में ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 जो है वो काम करती है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा नहीं है? तो अगर आप देखेंगे पूरे 4 के 4 पिलर में से, तो कोई भी पिलर आपका एनलार्जिंग एमएफएन को लेकर के, ठीक है, बात नहीं करता। एनलार्जिंग एमएफएन यानी मोस्ट फेवर्ड नेशंस को एनलार्ज करने के रिगार्डिंग कोई भी जो 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए ये बात नहीं करते। ये चारों पिलर्स में एनलार्जिंग एमएफएन जैसा कोई भी पिलर शामिल नहीं है, इसीलिए द इनकरेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक बार इसे इरेज कर लेते हैं पहले फिर डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के रिगार्डिंग, ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में सही है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट कहते हैं इट एम्स एट कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाई विलेजेस, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, कि ये जो है इस पर्पस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का जो पर्पस है वो जिन भी विलेजेस को आइडेंटिफाई किया गया है उनकी कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट को लेकर के ये मिशन, ये प्रोग्राम बनाया गया है। दूसरा, फेयर फेस्टिवल स्पोर्ट्स मीट्स एटसेट्रा आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत जितने भी मेले हैं या त्योहार है या जितने भी स्पोर्ट मीट्स है इनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है, ताकि टूरिज्म बूस्ट किया जा सके, ठीक है, टू बूस्ट टूरिज्म और कम्युनिटी एंगेजमेंट, टू बूस्ट टूरिज्म एंड फॉर कम्युनिटी, ठीक है। ये 2 पर्पस जो है वो फेयर फेस्टिवल स्पोर्ट्स मीट्स ऑर्गेनाइज कराने के पीछे पर्पस क्या है? टूरिज्म को बूस्ट करना और कम्युनिटी एंगेजमेंट को बढ़ाना। तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, इसीलिए तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री चेयर्ड द 43rd एशियान समिट, अगर हम बात करें तो इनमें से किस कंट्री ने 43rd एशियान समिट को जो है या आसियान समिट को चेयर किया? ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन फिर भी जान लेते हैं, बिकॉज आसियान ऑल्सो इकोनॉमिक एंड रीजनल कॉपरेशन के लिए ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने। तो आसियान को किसने चेयर किया? 43rd जो समिट हुई थी। अच्छा, ये समिट हुई थी कब हुई थी? ये समिट 2022
2023 में ये समिट होस्ट हुई थी और इस समिट को होस्ट करने वाली कंट्री थी इंडोनेशिया। इस समिट को होस्ट करने वाली कंट्री कौन थी? इंडोनेशिया। इसलिए ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी ये सारे क्वेश्चंस हैं जो CAPF 24 में पूछे गए। ठीक है, CAPF 24 में इन सभी क्वेश्चंस को पूछा गया। ये क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत लाइटर कॉन्सेप्ट से बात की गई। तो हमने क्या देखा, CAPF 24 में जो इकोनॉमिक्स का लेवल था वो बहुत ज्यादा हाईफाई या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने CAPF 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ओर, जो हमारी इस सीरीज का आखिरी पेपर है। ठीक है, इसके बाद इसके बाद जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो डिस्कशन की सीरीज है, एनालिसिस की सीरीज है, वो यही क्लोज हो जाएगी और उसके बाद हम 1 बाय 1 इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को कवर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेपर। ठीक है, CAPF PYQ 2025। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पेपर 2025 की ओर। 2025 में CAPF ने किस तरीके के क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट किया और किस तरीके से उनमें करंट अफेयर एंड जो आपका स्टैटिक पोर्शन है उसको मिक्स करके क्वेश्चंस पुट ऑन किए गए हैं, इसे हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आने वाले एग्जाम्स में ये CAPF या UPSC के एग्जाम्स में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस का जो नेचर है वो किस तरीके से होगा। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है कि उन क्वेश्चंस का नेचर क्या है। ठीक है, उनके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप जो है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को रिलेट कर पाएंगे करंट अफेयर्स के साथ। एंड UPSC के हर एग्जाम में इकोनॉमिक्स के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स के पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए 1 बाय 1 हम इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन की विद करंट अफेयर, ऑल्सो विद द स्टैटिक पोर्शन फ्रॉम योर बुक्स, फ्रॉम योर सिलेबस, राइट। तो आ जाइए अपने पहले क्वेश्चन की ओर जो 2025 में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन कहता है द यूनाइटेड नेशन कार्बन ऑफसेट प्लेटफॉर्म इज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। यूनाइटेड नेशन कार्बन ऑफसेट प्लेटफॉर्म जो है वो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ये क्यों बनाया गया है? कंपनसेट करने के लिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। ठीक है, बाय परचेजिंग कार्बन क्रेडिट। ठीक है, कैसे कंपनसेट करेगा ग्रीन हाउस गैस एमिशन को? कार्बन क्रेडिट को परचेज करके। हु अमंग द फॉलोइंग कैन बाय दीज कार्बन क्रेडिट्स? कार्बन क्रेडिट को कौन बाय कर सकता है इन तीनों में से? ठीक है, तो अगर हम बात करें नंबर 1, अ कंपनी, ठीक, एन ऑर्गेनाइजेशन और अ सिटीजन। ठीक है, अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन कार्बन ऑफसेट प्लेटफॉर्म की, तो ये बनाया गया है एक तरीके से मल्टीपल एंटिटीज को जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्लाइमेट एक्शन में। ठीक है, ये ऐसी एंटिटीज को एंगेज करने के लिए या जोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ताकि जो मल्टीपल एंटिटीज है, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल है, चाहे कोई कंपनी है, ये मिल करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को एमिशन को कम करने के लिए और साथ में ही क्लाइमेट जो चेंज है उसके अगेंस्ट एक्शन के लिए। ठीक है, तो सही ऑप्शन वुड बी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। तीनों ही स्टेटमेंट, तीनों ही एंटिटीज एब्सोल्युटली करेक्ट है। जैसे कि हमने बताया, ये तीनों ही एंटिटीज को क्लाइमेट एक्शन में पार्टिसिपेट करवाने के लिए, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन में पार्टिसिपेट करवाने के लिए जो है वो जो है ये यूनाइटेड नेशन कार्बन ऑफसेट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म में कंपनीज क्या कर सकती हैं? ये कार्बन क्रेडिट को परचेज कर सकती हैं। क्लियर? सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए, 1, 2, 3 ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट्स इज आर नॉट करेक्ट? अगर हम इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की बात करें इंडिया के, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका
इंडिया शेयर इन ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट हैज मोर देन डबल्ड। इंडिया का जो शेयर है वो ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट में मोर देन डबल हो चुका है, रीचिंग अराउंड 4.3% इन 2023 फ्रॉम 1.9% इन 2005। भारत का जो कंट्रीब्यूशन था वो 2005 में कितना था, 1.9%, जो बढ़ करके 2023 में कितना हो गया, 4.3%। ठीक है, पहली स्टेटमेंट कहती है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज रिप्रेजेंट एरियाज वेयर इंडिया होल्ड्स अ रिलेटिवली लार्जर शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट। ठीक है, ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ऐसी सर्विसेज है जिसमें इंडिया का लार्जेस्ट शेयर है ग्लोबली, अगर हम देखें तो। ठीक है, एट 10.2%, ठीक, एंड 8.5% रिस्पेक्टिवली इन 2023। अगर हम बात करें तो 10.2% या 8.5% रिस्पेक्टिवली 2023 के आसपास इंडिया का शेयर ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट में रहा है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में रहा है। तो क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? सो ऑप्शन 2 इज टोटली इनकरेक्ट। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 2 ओनली। ठीक है, क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट वाला पूछ रहा है, इसीलिए सेकंड वाले को ही हम ऑप्ट करेंगे। ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सबसे बड़ा जो शेयर है, जो लार्जेस्ट शेयर है, अगर हम देखें, ठीक है, लार्जर शेयर जो है वो किसका है? सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस सर्विसेज का। ठीक है, सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस सर्विसेज का जो शेयर है ये सबसे बड़ा शेयर है। ठीक है, इसीलिए जो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा शेयर होल्ड करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है और इसीलिए सेकंड ऑप्शन वुड बी इनकरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़े तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द इंजन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इनमें से किसको इंजन ऑफ डेवलपमेंट नहीं माना जाता? ठीक है, इन द यूनियन बजट ऑफ 25-26 इनमें से किस ऑप्शन को इंजन ऑफ डेवलपमेंट नहीं माना गया 25-26 के बजट में? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को जो है इंजन ऑफ डेवलपमेंट नहीं माना गया बजट में 25-26 के। ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ ही सेक्टर्स को इंजन ऑफ डेवलपमेंट चुना, जैसे कि इंजन ऑफ डेवलपमेंट की कैटेगरी में किसे रखा? इंजन ऑफ डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखा गया युवा को, गरीब को, फिर महिला को, फिर किसान को, देन टेक्सटाइल को एंड देन एक्सपोर्ट को। इन सभी को इंजन ऑफ डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखा गया था। ठीक है, अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ये सभी सेक्टर्स का ड्राइवर है, बिना इन्वेस्टमेंट के कोई भी सेक्टर ग्रो नहीं कर सकता। इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेरी कंपलसरी इन ऑल सेक्टर्स। ठीक है, इसीलिए अगर हम कहें कि इसे किसी स्पेसिफिक इंजन ऑफ डेवलपमेंट का पार्ट नहीं माना जा सकता, बिकॉज ये ओवरऑल सभी सेक्टर्स के इंजन ऑफ डेवलपमेंट का काम कर रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन सी वुड बी द आंसर, यानी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंजन ऑफ डेवलपमेंट नहीं माना गया यूनियन बजट 25-26 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स फोकसेस ऑन डेवलपिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर? ठीक है, इनमें से कौन सी स्कीम फोकस करती है डेवलपिंग ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजिंग सप्लाई चेन फ्रॉम फार्म टू रिटेल इन एग्रीकल्चरल सेक्टर? ठीक है, यानी कौन सी स्कीम जो है वो डेवलपिंग मॉडल को शो करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ताकि जो सप्लाई चेन है उसका ऑप्टिमाइजेशन हो सके। ठीक है, फ्रॉम फार्म टू रिटेल, किसान से रिटेल तक एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो अगर हम सही ऑप्शंस देखते हैं कि करके, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, देन प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, देन परंपरागत कृषि विकास योजना, ये 4 योजनाएं हैं, इनमें से कौन सी सही है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है इसको सही ऑप्शन माना जाएगा, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, इस योजना को लॉन्च किया गया था टू क्रिएट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, टू क्रिएट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर व्हाट, फॉर फूड प्रोसेसिंग and to build efficient supply chain, ठीक है, मैनेजमेंट फ्रॉम फार्म गेट टू रिटेल आउटलेट, ठीक है। ये क्यों क्रिएट की गई थी योजना? इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए। किस चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर? फूड प्रोसेसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि बिल्ड की जा सके एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन जो मैनेज करेगी सीधा फार्म से रिटेल आउटलेट तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट्स दी मंथली परचेजिंग मैनेजर्स, ठीक है, इंडेक्स फॉर सर्विसेज इन इंडिया। इनमें से कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो पब्लिश करती है रिपोर्ट को किसके ऊपर? परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स पब्लिश करती है सर्विस सेक्टर के लिए। HSBC, ठीक, RBI, देन HDFC एंड IDBI। सो द करेक्ट आंसर वुड बी HSBC। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। HSBC जो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो मंथली परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो पब्लिश करता है, क्या? सर्विस सेक्टर ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। पहला, द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेटअप इन 2010। FSDC कब बनी थी? 2010 में, ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी, द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन 2022। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी कब बनी थी? 2022 में, ठीक है। द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड वाज इंस्टीट्यूटेड इन NABARD ड्यूरिंग 1995 to 96। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कब बनाया गया था? 1995 से 1996 के बीच में NABARD के अंदर। The G20 was formed in 2001 as a forum of finance ministers and central bank governors। तो G20 को बनाया गया था कब? 2001 में। क्यों बनाया गया था? ये एक फोरम है फाइनेंस मिनिस्टर्स का और सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स का। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है? सो ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। व्हाई ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट ऑप्शन? सबसे पहले तो G20 was not formed in 1991, ठीक है, सॉरी 2000, इट वाज फॉर्म्ड इन 1999। G20 कब बना था? 1999 में। किस चीज के रिस्पॉन्स में? इन रिस्पॉन्स टू फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ लेट 1990s, ठीक है। 1990s के फाइनेंशियल क्राइसिस के रिस्पॉन्स में 1999 में G20 को बनाया गया था, ठीक है। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। द यूनियन बजट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स अनाउंस्ड, ठीक है, द यूनियन बजट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स अनाउंस्ड द इशू ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। कौन से ईयर के यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के इशू को? टू रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, ताकि कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी जो है उसे रिड्यूस किया जा सके। सो द करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 2022 से लेकर 2023 के बीच में। ये जो है फाइनेंशियल बजट जो है बनाया गया था कब? यूनियन बजट कौन सा है? 2022 से 2023 का यूनियन बजट है, ठीक है। और इसे अनाउंस किया था फरवरी 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, द क्वेश्चन इज द एस्टिमेटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP ऑफ इंडिया इन द बजट एस्टिमेट ऑफ 25-26 2025
26। अगर हम बात करें इनमें से कौन सा एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट है परसेंटेज में, अगर हम जीडीपी की बात करते हैं 2025-26 की, तो 2025-26 की जीडीपी में इनमें से कितना परसेंट फिस्कल डेफिसिट इंडिया में था 2025-26 की जीडीपी? बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं करंट अफेयर्स के साथ ही कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक किया जा सकता है। देखिए, फिस्कल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था। फिस्कल डेफिसिट को हमने क्या पढ़ा था? इट इज बजट डेफिसिट, यानी जहां पर गैप देखा जाता है, डिफरेंस देखा जाता है टोटल रिसीट एंड टोटल एक्सपेंडिचर्स का। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड देखिए, इन्होंने करंट अफेयर से जोड़ के क्वेश्चन पूछ लिया है कि 2025-26 में जो है फिस्कल डेफिसिट कितना परसेंट था इंडिया का। तो सही आंसर अगर हम देखें, ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट जो हमारा था वो लगभग 5 से 6% का था। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 2000 अगर हम 25 और 26 की बात करें तो ये एस्टिमेट किया गया था कि फिस्कल डेफिसिट 2024-25 के बीच में 5.1 था, जो 25 जो है 26 में जाकर के 4.5 हो गया। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट जो है 2024-25 के लिए 5.1 था और बाद में जाकर के कितना हो गया? 4.5। ठीक है, The code on wages was notified by Government of India in the year. The code on wages यानी नियम, जो वेजेस के ऊपर जो नियम बनाया गया था, ये भारत सरकार ने कब बनाया? ठीक है, तो अगर सही आंसर पूछे तो 2019, 2020, 21, 22, सो करेक्ट आंसर इज 2019। 2019 में कोड ऑन वेजेस भारत सरकार ने बनाया था। ठीक है, कोड ऑन वेजेस भारत सरकार ने बनाया था और ये एक्ट पास किया गया था, कोड्स ऑन वेजेस। ठीक है, पार्लियामेंट के थ्रू ये एक्ट पास किया गया था अगस्त 2019 में। ठीक है, जब इसे प्रेसिडेंट का असेंट मिला तो सेम ईयर इसे 2019 में रेगुलराइज इंप्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को अगर देखें, इंडिया एंड पोलैंड हैव एग्रीड टू इंप्लीमेंट द इंडिया पोलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, तो इंडिया और पोलैंड एग्री कर चुके हैं किस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए? इंडिया पोलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इंप्लीमेंट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ 5 ईयर एक्शन प्लान। ठीक है, और किस तरीके से इसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं? 5 ईयर एक्शन प्लान के तहत। करंट 5 ईयर एक्शन प्लान कौन सा है जी? आइडेंटिफाई द करंट 5 ईयर एक्शन प्लान। तो अगर हम बात करें तो करंट 5 ईयर एक्शन प्लान जो है वो 2024-28 का एक्शन प्लान है, जिसके तहत इसको जो है इंप्लीमेंट किया गया है इंडिया पोलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। ठीक है, इंडिया पोलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। क्लियर? अच्छा, ये हुआ कैसे समझिए। इन 2024 अप्रैल में 2024 में जो पॉलिश प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी पॉलिश फॉरेन मिनिस्टर थे पोलैंड के, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पोलैंड, वो इंडिया आए थे। दोनों कंट्रीज एग्री हुई एलिवेट करने को लेकर के उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। ठीक है, और उसी साल 2024-28 तक एक 5 ईयर एक्शन प्लान तैयार किया गया, जिसमें मल्टीपल सेक्टर्स, कौन कौन से सेक्टर्स को कवर किया जाएगा इस एक्शन प्लान के तहत? पहला ट्रेड, देन डिफेंस एंड देन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इन सभी चीजों को लेकर के ये पार्टनरशिप तैयार हुई है दोनों कंट्रीज के बीच में। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर 36, WTO was set up as the successor to GATT, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, दूसरा, सॉरी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप एज द सक्सेसर टू गेट, इसे गेट का सक्सेसर के तौर पर WTO को सेटअप किया गया था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कहता है IAEA टीम इंस्पेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है,
जो IAEA की जो टीम है, इंटरनेशनल, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, ये इंस्पेक्ट करती है न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो क्या करती है, इंस्पेक्ट करती है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन एनजीओ, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है जी। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, अगर हम बात करें तो कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है इनमें से वो करेक्ट है, तो हम देखेंगे ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो हाउ मेनी क्या कहता है, हाउ मेनी कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली करेक्ट है। WTO किसके बदले बना था, गेट एग्रीमेंट के बदले बना था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या करती है, पूरी दुनिया में जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनको मॉनिटर करने का काम करती है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ है और ये ग्लोबली बहुत फेमस एनजीओ है, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस पुट ऑन किए गए थे 2025 के CAPF एग्जाम में, इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में, ठीक है। इकोनॉमिक्स हमारी GS का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में इस पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके। तो अब आज हमारे PYQ जो सीरीज है उसका यहीं पर ही दी एंड होता है, ठीक है। PYQ सीरीज का यहीं पर ही दी एंड होता है और अब से हम आगे आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ की कॉन्सेप्ट्स को, वन बाय वन चैप्टर बाय चैप्टर हम उन्हें डिस्कस करेंगे, उनके डिटेल्ड नोट्स के साथ हम उन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप आने वाले लेक्चर्स में जुड़े रहिएगा और बहुत ही मजेदार ये लेक्चर्स होने वाले हैं, बहुत ही इंगेजिंग, और करंट अफेयर्स को भी जहां पर भी नेसेसिटी होगी तो करंट अफेयर्स को भी वहीं पर एग्जाम्पल्स के तौर पर यूज किया जाएगा, सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी एंड कंफर्टेबल कि आप उनको रिलेट करके ही पढ़ें, जो कि एक सही पैटर्न है सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्वालिफाई करने का, या यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का। तो इकोनॉमिक्स के ऐसे ही एंगेजिंग वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। तब तक अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फर्दर नोटिफिकेशन या फर्दर लेक्चर्स के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इस लेक्चर सीरीज को शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो कमेंट सेक्शन में आप उसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लासेस में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।